पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, बाई शियाओलोंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, एक मिनट रुकिए बहन यूनियान, आप जो कर रही हैं उससे किसी भी कर्मचारी नियम का उल्लंघन नहीं होता, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यूनियान ने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि वह और मैं कभी एक जैसे थे, हम अपने लिए नहीं जीते थे। लेंग शुआंग चुपचाप यूनियान की पतली पीठ को देखती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और बस सोचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। यूनियान की बातें सुनकर बाई शियाओलोंग अचानक कांपने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, क्या हो रहा है? मैं तो बस बिल वसूलना चाहता था, अब मैं ही बुरा आदमी क्यों बन गया? वो अपने लिए नहीं जी रही थी, मैं भी अपने लिए ये कर्ज नहीं ले रहा, इसका मुझसे क्या लेना देना? बाई शियाओलोंग ने शियोंग दा, शियोंग एर और लिटिल सिक्स की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम समझ गए? लेकिन दुर्भाग्य से तीनों ने अपना सिर हिला दिया, एक स्वर में जवाब देते हुए, नहीं। उनके पीछे खड़ा बूढ़ा मोटा अचानक बोल पड़ा, हमें भी समझ नहीं आ रहा, पर लगता है कुछ कुछ जानते हैं। ये सुनकर बाई शियाओलोंग ने भाप से पकी हुई बंस की एक प्लेट निकाली और बूढ़े मोटे को देते हुए उसे विस्तार से बताने के लिए कहा। बंस देखकर और भूख से तड़पते हुए बूढ़े मोटे ने मुस्कुराते हुए बाई शियाओलोंग की अपने बड़ों के प्रति तारीफ की। यूनियान विनम्रता से दरवाजे के बाहर खड़ा था। लेंग शुआंग से कहा, बहन अभी यहीं आराम करो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे या जियाओलोंग से पूछ लेना। राजा सू के एकांतवास से बाहर आने के बाद हम बाकी सब बातें करेंगे। यूनियान का विनम्र व्यवहार देखकर लेंग शुआंग ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम लेंग शुआंग है, आप मुझे शुआंग कह सकते हैं। मैं हिमकमल पवित्र संप्रदाय की साध्वी हूँ। डोंगजो जिले में स्थित हिमकमल पवित्र संप्रदाय एक एकांत संप्रदाय है, शक्ति की दृष्टि से 5वें स्थान पर। नालन यूनियान एक क्षण के लिए रुकी जवाब देने से पहले, तो बहन शुआंग कृपया आराम करें, मैं बाद में आपके लिए रात का खाना लाऊंगा। लेंग शुआंग ने विनम्रता से उनका धन्यवाद किया और नालन यूनियान जाने के लिए मुड़े और कहा, इसका जिक्र मत करो। लेंग शुआंग ने उनकी पीछे हटती हुई आकृति को देखा और सोचा, क्या वो भी मेरी तरह जिंदगी जीती है? नालन यूनियान के नजरों से ओझल होते ही लेंग शुआंग कमरे में वापस आ गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। लगता है मुझे कुछ दिन यही रहना होगा, उसने सोचा। इस मौके का फायदा उठाकर मैं देखूंगी कि ये किंग्स माउंटेन आखिर है क्या। मुझे ज्यादा निष्पक्ष रहना चाहिए और उनके प्रति अपने गुस्से को इतना आवेगी नहीं बनने देना चाहिए। अब आखिरकार उसे अपने आसपास के माहौल को बारीकी से देखने का समय मिला। कमरा थोड़ा छोटा था और साज सज्जा थोड़ी अजीब थी, लेकिन वो सादा और काफी रोशन था। वो बाथरूम में दाखिल हुई और उसने एक लकड़ी का बाथटब देखा जिसमें गर्म और ठंडे पानी के नल लगे थे। लिंग शुआंग ने काफी समय से स्नान नहीं किया था और गर्म पानी देखकर वो खुशी से भर गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने कपड़े उतारे और टब में उतरकर गर्म पानी में डूब गई। नहाते हुए उसने सोचा कि किंग्स माउंटेन कितना अजीब है और ये टॉयलेटरीज कितनी अजीब थी। हालांकि इस्तेमाल करने में काफी आरामदायक थी और इनकी खुशबू भी लाजवाब थी। बहुत समय हो गया था जब उसे इस तरह आराम मिला था। मैं बहुत थक गई हूँ, उसने आह भरी। पिताजी, शुआंग को फिर से आपकी याद आ रही है। जब से लिंग शुआंग संत बनी थी, वो अक्सर संप्रदाय से दूर चली जाती थी। वो जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए अकेले निकलती है तथा अपने स्वामी के जीवन को लंबा करने के लिए उनके आंतरिक अंगों को इकट्ठा करती है। 10 साल पहले हम उससे जादुई जानवरों से भरे एक घने जंगल में मिले थे। एक छोटी बच्ची, उसकी तलवार से बमुश्किल ही लंबी, खून से लथपथ एक जादुई जानवर के शव के सामने खड़ा। वो क्रूर था, उसकी आंखों में जो निर्दयता थी उसे हम आज भी नहीं भूल सकते। लिंग शुआंग 18 साल की उम्र में ही एक उच्च स्तरीय मार्शल जनरल बन चुका था। बूढ़ा मोटा और बूढ़ा दुबला पतला, उसके हाथ में अंदरूनी ताकत देखकर वो बहुत हैरान थे। इतनी छोटी लड़की यह कैसे कर सकती है? उनकी प्रतिक्रिया देखकर लिंग शुआंग ने जल्दी से अंदरूनी कोर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया, मानो उसे बचा रही हो। बूढ़े मोटे ने सद्भावना के संकेत में हाथ बढ़ाया, मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बूढ़ा दुबला पतला आश्चर्य से चिल्लाया, बूढ़ा मोटा देखो, छोटी बच्ची के गले में समुद्री नीला सोना है। समुद्री नीले सोने से बना हार बहुत कीमती होता है। बूढ़ा मोटा आदमी हैरानी से बूढ़े दुबले पतले की ओर मुड़ा। बूढ़ा दुबला पतला, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? इससे पहले कि वे अपनी बात समझा पाते, लिंग शुआंग के चेहरे पर बर्फ जम गई। उसकी आंखों में हत्या का जुनून सवार हो गया। लुटेरो, वो चिल्लाई, तुम बुरे लोग हो,
यह कहते हुए लिंग शुआंग ने अपनी तलवार खींच ली और बिना किसी डर के उन पर झपटा। बूढ़े मोटे ने ठंडे पसीने की बूंदें पोंछते हुए याद करते हुए कहा, उसके बाद बूढ़ी पतली और मैं लगभग मर ही गए थे। हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो छोटी बच्ची इतनी खूंखार थी। उस समय हम दोनों मध्यम स्तर के मार्शल मास्टर थे, जबकि लिंग शुआंग पहले से ही एक उच्च स्तर का मार्शल मास्टर था और वो सिर्फ 8 साल की थी। हमें एक 8 साल के बच्चे ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उनके आसपास कहानी सुन रही भीड़ ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। 10 साल पहले एक मध्यम स्तरीय मार्शल मास्टर, तुम्हारी उम्र को देखते हुए यह बहुत ही दयनीय है। उस लड़की की प्रतिभा वाकई लाजवाब है। 8 साल की उम्र में एक उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर, ओह मैं तो मर ही सकती हूँ। तो बहन शुआंग भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजरी थी। सबकी प्रतिक्रिया देखकर बूढ़ा मोटा चिढ़ गया। क्या स्वाभाविक प्रतिभा न होना कोई अपराध है? बात ये नहीं है। उसने बूढ़े पतले की ओर रुख किया। उसकी आवाज में जोर था। बूढ़े पतले, क्या तुम उस समय उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे? बूढ़े पतले ने अपनी बाहें पार कर ली। उसका चेहरा शांत था। दरअसल नहीं, मैं तो बस उत्सुक था। इतनी कीमती गहने पहने एक बच्ची, मेरा सच में कोई और इरादा नहीं था। बूढ़े मोटे ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। बूढ़ा पतला अपना बचाव करता रहा। मुख्य बात यह है कि मुझ पर बलवान लिखा था और तुम पर धर्मी। यह आश्चर्य की बात है कि हमें किसी और चीज के लिए गलती से नहीं समझा गया। बाई शाओलोंग पेस्ट्री खाते हुए और हंगामे का आनंद लेते हुए दोनों को बेतरतीब झगड़ते हुए देख रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसने पूछा। बहस के बीच में ही बूढ़े मोटे और दुबले पतले अचानक एक जैसे भावों में दुख प्रकट करने लगे। इतनी सारी बातचीत के बाद हम प्यासे हैं। बुढ़ापा थका देता है और हमारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इससे पहले कि वे अपना नाट्य प्रदर्शन पूरा कर पाते, बाई शाओलोंग ने उनके सामने मेज पर खाने पीने की ढेरियां फेंक दी। किसी रोमांस उपन्यास के सीईओ जैसे दबंग लहजे में उसने हुक्म दिया, बोलो। बूढ़े मोटे ने खाने को गौर से देखा, निगलते हुए फिर भी मोलभाव करने की कोशिश की। लगता है यंग मास्टर शाओलोंग हमें समझते हैं। लेकिन उन्होंने आगे कहा, क्या यह थोड़ा मामूली नहीं है? मो शाओ आई शाओलोंग जितनी आसानी से नहीं झुकी। उसने अपने कुत्ते को मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में साफ धमकी थी, बात करो। दरअसल जो समस्याएं तर्क से हल नहीं हो सकती, हिंसा उनका समाधान कर सकती है। बूढ़े फैक्टी ने कुछ बंस खाकर अपने होंठ चटकाए और आरे बोला, शुआंग जितनी भी शक्तिशाली थी, वह अभी भी एक बच्ची ही थी। वह जादुई जानवरों से निपट सकती थी क्योंकि उसे उनके आंतरिक अंगों की जरूरत थी। लेकिन लोगों को मारना, वह खुद ऐसा नहीं कर सकती थी। इस तरह हम बच गए। उसने हमें गर्दन से रस्सी से बांध दिया और हमें घसीटते हुए आइस लोटस सीक्रेट सेक्ट तक ले गई। शियोंग दा, शियोंग एर और लिटिल सिक्स को अचानक ओल्ड फैटी के वर्णन से अपनापन सा महसूस हुआ। उन्होंने अनजाने में ही अपनी गर्दनें छूने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ताला इतिहास जिसे वे भूलना चाहते थे। उस समय लैंग शुआंग की हरकतें बॉस सू जैसी ही थी। उन्हें अचानक लगा कि दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। ओल्ड फैटी ने आगे कहा, जब तक हम शुआंग के गुरु आइस लोटस सीक्रेट सेक्ट के ग्रैंड एल्डर से नहीं मिले, तब तक यह गलतफहमी दूर नहीं हुई थी। अपनी आखिरी ताकत के साथ बूढ़े दुबले पतले ने लड़खड़ाते हुए बड़े बुजुर्ग के सामने एक टोकन उठाया और अपना पक्ष रखा। हम सच में बुरे लोग नहीं हैं। हम जनरल के महल के गुप्त एजेंट हैं, डाकुओं के वेश में एक गुप्त मिशन पर। हम सच में बुरे लोग नहीं हैं। हम जनरल के महल के जासूस हैं, डाकुओं के वेश में जनरल के लिए एक गुप्त मिशन पर। आइस लोटस सीक्रेट सेक्ट दुनियावी मामलों में कम ही पड़ता है, उसने समझाया। लेकिन यहाँ सब इतने दयालु हैं कि हमने सोचा कि आपको बता देने में कोई हर्ज नहीं होगा। आखिरकार बूढ़े फैटी ने बीच में कहा, इस तरह यहाँ घसीटे जाने से हमारा घात अभियान शायद नाकाम हो गया है। हम झोंगझो और दोंगझो में महिलाओं के अपहरण की जांच कर रहे थे। जिले में एक डाकू समूह में घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन अब लैंग शुआंग की आंखें चौड़ी हो गईं। शर्मिंदगी से लाल होकर वह बोली, को फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बूढ़े मोटे और दुबले पतले तुरंत विरोध में चिल्ला उठे। तुमने अभी अभी हमें लगभग मार ही डाला था, फिर हमें बांधकर यहाँ घसीट लाए। तुम्हें हमें अपनी बात समझाने का मौका देना होगा। बहन, गलतफहमी दूर हो गई और बड़े बुजुर्ग ने लैंग शुआंग को आदेश दिया कि वह उन दोनों को अपना चाचा मान ले और उन्हें अपना मिशन पूरा करने में मदद करने का वादा किया। आइस लोटस सीक्रेट सेक्ट में कुछ समय बिताने के बाद हमें ओशन ब्लू गोल्ड हार की उत्पत्ति के बारे में पता चला।
यह वह हार था जिसके बदले में साध्वी शुआंग ने अपनी सभी साधना संसाधनों का आदान प्रदान किया था। यह सुनकर नालन यूनयान गहरी सोच में पड़ गई। इस हार के लिए अपनी सारी संपत्ति कुर्बान करना, यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह सब उस शापित बाई श्याओलोंग की वजह से है। जांच के बाद हमें पता चला कि ये डाकू हारमनी संप्रदाय के लिए महिलाओं का अपहरण करने में माहिर थे। जब हमने उनका सफाया कर दिया तो हारमनी सेक्ट और आइस लोटस सीक्रेट सेक्ट के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। शुआंग ने भी उस युद्ध में भाग लिया, लेकिन वो अब भी किसी की जान लेने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई। लड़ाई के दौरान उसकी कई बड़ी बहनें उसकी रक्षा करते हुए मर गईं, तो शुआंग ने हमेशा खुद को ही दोषी ठहराया है। लेकिन 8 साल की बच्ची को कौन मारने के लिए कह सकता है? आइस लोटस सेक्रेट सेक्ट के प्रमुख बुजुर्ग ने लेंग शुआंग को पकड़ लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, खुद को दोष मत दो बच्ची, वे संप्रदाय के लिए, अपने साथी शिष्यों के लिए लड़े थे, वे तुम्हें दोष नहीं देंगे। लेकिन लेंग शुआंग अब भी मानती थी कि उसकी बड़ी बहनों की मौत का कारण वही थी और वो फूट फूट कर रोई। यह सुनकर नालन यूनियान और मो श्याओ दोनों की आंखें भर आईं। इस बहन शुआंग के साथ गहरी सहानुभूति है। बूढ़े फैटी ने आगे कहा, अंतर संप्रदाय युद्धों में हताहत होना आम बात है, लेकिन वो हमेशा यही मानती थी कि यह एक आपदा थी जो उसने पैदा की। इस वजह से उसका व्यक्तित्व थोड़ा उग्र हो गया।